ओके, लेट्स बिगिन। सो सेकेंड डे का सेशन है। कल अपन ने डिस्कशन स्टार्ट किया था। कल जस्ट अपन ने थोड़ा कंटेक्स्ट सेट किया था कि क्या मेंटेलिटी के साथ ये सेशन आप अटेंड कर सकते हो। आई बिलीव सबने कल का सेशन गो थ्रू किया होगा। अगर नहीं तो आई थिंक आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप पहले गो थ्रू कर सकते हैं सो दैट आप थोड़ा बेटर वे में प्लान कर सके कि किस तरीके से आपको सेशन के रिगार्डिंग सोचने की रिक्वायरमेंट है। चलिए आज अपन फुल फ्लैश कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे और फिलहाल जो पहला सेशन है अपना वो है पाइथन के रिगार्डिंग। तो बात करेंगे अपन इस सेशन में पाइथन की। चलिए बिल्कुल अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से, और कौन से पोजीशन पे अपने को पहुंचना है वो मुझे लगता है मैं कल के सेशन से आपको वो इंडिकेशन दे चुका हूँ कि जो अपना लेवल है वो 0% रिजेक्शन जर्नी जिसकी तरफ अपने को जाने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। इवन इनफैक्ट कल जो थोड़ा बहुत अपन ने लास्ट में जाते जाते अपन ने थोड़ा पाइथन को दूसरी लैंग्वेज, दूसरी यानी जावा के साथ थोड़ा कंपेयर करवा के देखा था और एक दो पॉइंट्स अपन ने फिगर आउट करने की ट्राई की थी। चलिए अपन वहीं से स्टार्ट करते एक बार बिल्कुल बेस से कि सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप पाइथन के इंटरव्यू में जा रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है, सो दैट इवन आप फर्स्ट क्वेश्चन पे सामने वाले इंटरव्यूअर को ये इंडिकेशन दे सको यू आर लिटरली एक्सपर्ट ओवर दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इससे। कल जो अपन ने बात स्टार्ट की थी पाइथन और जावा में वो ये था कि लेट्स सपोज सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट थी जो अपन ने बात की थी कि अगर कुछ भी चीज है जिसको अपने को स्टोर करवाना है, राइट, तो अपने को किसकी रिक्वायरमेंट लगती है? ऑब्वियसली मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। कोई भी चीज अगर अपन स्टोर करवाने जाएंगे तो अपने को मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से मेरे को 10 स्टोर करवाना है तो उसके लिए अपने को क्या चाहिएगी? मेमोरी। और कल अपन ने बात की थी लास्ट में कि जो मेमोरी होती है वो बहुत बड़ी होती है एक्चुअली। तो अगर नॉर्मली मैंने 10 को मेमोरी में स्टोर करवा दिया तो ऑब्वियसली कल अपन ने ये भी देखा था किसी चीज को अगर अपने को स्टोर करवाना है अपन क्यों करवाते हैं स्टोर, ताकि ऑब्वियसली वो अपन इन फ्यूचर उससे काम ले सके। तो अगर मान लो मेरे को 10 से इन फ्यूचर काम है तो मैं इसको क्या करवा के रखना चाहूंगा? स्टोर करवा के रखना चाहूंगा। तो अब जब भी अपने को इसके साथ काम होगा अपन क्या करेंगे? 10 को निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये मेमोरी में कहां पे है ताकि आप निकाल सके इसको। अब ढूंढने के लिए प्रॉब्लम ये है कि मेमोरी इतनी बड़ी होती है कि पूरी मेमोरी में से अगर ढूंढने जाओगे कि 10 कहां पे है तो इट विल बी प्रॉब्लमैटिक, बहुत टाइम लगने वाला है एक्चुअली, राइट। और जब भी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो होती है आपके टाइम की, राइट। तो ऑब्वियसली बहुत कुछ अपन बात करेंगे लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑल। फिलहाल मैं इन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, अपन आगे चल के बात करेंगे। बट प्रोग्रामिंग में बहुत एक्चुअली वेटेज दिया जाता है जब बात करते हैं अपन टाइम की। कोई एक्शन कितना क्विकली परफॉर्म हो सकता है, वैल्यू उसकी एक्चुअली। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर अपने को ये चाहिए कि जब भी 10 को वापस ढूंढना हो अपन क्विकली ढूंढ पाए तो अपने को मेमोरी को क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा ताकि अपन ढूंढ पाए क्विकली, राइट। कल अपन ने इवन इसको रिलेट भी किया था एक घर के एग्जांपल के साथ, राइट। ऑब्वियसली तो मैं इस मेमोरी को नाम देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने नाम दिया क्या? ए, या जो भी आप नाम दे सकते हो, कुछ भी। ऑब्वियसली अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट देन ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जब भी आप नाम दोगे तो आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अभी वो कौन कौन से प्रोटोकॉल से उसके अपन बात नहीं कर रहे, अभी मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आगे चल के मैं आपको एक एक प्रोटोकॉल बताऊंगा कि ऐसा क्यों है और क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है जब भी आप मेमोरी को नाम देते हैं। फिलहाल के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने नाम दिया मान लो ए, फाइन। तो ये मान लो अगर आपको 10 पाइथन में स्टोर करवाना, आप इस तरीके से स्टोर करवाते हैं, राइट। लेकिन यही अगर अपने को जावा में 10 स्टोर करवाना पड़े तो यहां तक की स्टोरी तो सेम है, राइट। यहां तक की स्टोरी तो एग्जैक्टली सेम है कि मान लो मेरे को 10 स्टोर करवाना है तो मेमोरी चाहिए और मेमोरी बड़ी होती है तो उसको नाम देना है ताकि ढूंढ पाओ इजीली। यहां तक की स्टोरी एग्जैक्टली सेम है, बट जो स्टोरी में ट्विस्ट जनरेट होता है जहां पे थोड़ा जावा और पाइथन आपस में अपने को डिफरेंशिएट करता है, वो ट्विस्ट ये है कि अगर आप ऐसा लिखोगे पाइथन में दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखोगे जावा में दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पे आपके लिए एरर आने वाली है। रीजन इज क्योंकि जावा में जब भी आप कुछ स्टोर करवाने जाओगे और मेमोरी को कुछ नाम दोगे तो आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो मेमोरी है जिसको आपने ए नाम दे रखा है ये किस तरीके की वैल्यू रख सकता है, फाइन। तो सपोज ये किस तरीके की वैल्यू रखवानी मेरे को? 10। तो 10 किस तरीके का है? इंटीजर। तो जावा में आगे आपको एक लगाना पड़ेगा क्या? इंट, जो कि आपको ये इंडिकेशन देगा एक्चुअली कि यहाँ पे ये इंडिकेशन देगा आपको कि यहाँ पे जो भी ये ए है उसमें अपने को ये 10 रखने की रिक्वायरमेंट है जो कि किस तरीके का? इंटीजर तरीके का, फाइन। अब इससे बेनिफिट क्या है वो अपन बात बाद में करेंगे, बट अगर बात करें अपन यहाँ की
तो इस तरीके से आपको जावा में लिखने की रिक्वायरमेंट है, पाइथन में आप ऐसा लिखते हो, राइट। तो कल अपन ने बात की थी एक्चुअली कि अब अगर जावा में आप ये करने की ट्राई करो कि ए में मान लो आपने 10.5 डालने की ट्राई की, ऑब्वियसली इमीडिएटली क्या आने वाली है, एरर, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हो कि जो भी ए नाम की मेमोरी वो ओनली कौन सी चीज को रख सकता है, इंटीजर को, तो वो दूसरा डालने की ट्राई करते ही एरर देने वाला है। तो पाइथन में आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि पाइथन में आपने कुछ भी नहीं बोला है कि किस तरीके की वैल्यू रखने वाला है, राइट। तो इसको अपन ने नाम भी दिया था कल, यहां तक की स्टोरी सेम ही एक्चुअली जो कल अपन ने देखा था, मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि अपन फुल फ्लैश कंटेंट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन अगर देखेंगे, इसको मैंने कल नाम दिया था कि जैसे जावा में पहले से आपने फिक्स कर दिया कि जो ए नाम की मेमोरी उसमें ओनली कौन सा आएगा, इंटीजर, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ऐसी चीज जो फिक्स होती है जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक, राइट। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं स्टैटिक टाइप, राइट। और यहाँ पे ऐसी चीज जो फिक्स नहीं होती जिसको चेंज कर सकते, पहले जरूरत थी तो मैंने ए नाम की मेमोरी में 10 रखा, अब जरूरत पड़ी तो मैंने ए नाम की मेमोरी में क्या रखा, 10.5। तो मैं जैसे जैसे मेरी जरूरत पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, दिस इज नो फिक्स थिंग, राइट। जो फिक्स नहीं होता उसको क्या बोलते हैं अपन, डायनेमिक। तो कल एक जो सबसे पहला पॉइंट अपन ने निकाला था, एक्चुअली अभी अपने को खाली कंपेयर तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बट जो सबसे पहला पॉइंट पाइथन के रिगार्डिंग है वो ये कि पाइथन एक्चुअली डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन चलता है, जो जिस तरीके से लोग सोचते हैं एक्चुअली, जिस तरीके से आंसर देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली। जो ये जो चीज आपने यहाँ पे लिखी है ना, राइट, इसका क्या रोल है वो बाद में देखेंगे, बट इसको बोलते क्या है, जस्ट मैं खाली एक नाम बता रहा हूँ, इसको पता है क्या बोलते हैं, डेटा टाइप, फाइन। क्योंकि ये क्या बता रहा है एक्चुअली, जो भी डेटा इसमें आने वाला है, डेटा मतलब कोई भी वैल्यू आने वाली है, उसका टाइप कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इंट होना चाहिए, दैट्स व्हाई इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। अब देखो सवाल ये है, अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं, या बहुत सारे लोगों से जब ये पूछा जाता है कि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है, तो ये तो आंसर सबके पास होगा कि किस तरीके की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप। लेकिन जब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर ये दिया जाता है कि डायनेमिक टाइप का मतलब क्या नहीं पाइथन में क्या नहीं होता, डेटा टाइप नहीं होता, इसको अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइप। जावा में क्या होता है, डेटा टाइप होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप। क्योंकि टोटली ये रॉन्ग स्टेटमेंट है अगर इस तरीके से आप कोई सुन रहे हो या फिर इस तरीके से आप बोल रहे हो, राइट। मैं आपको क्या बोल रहा हूं एक्चुअली, पाइथन में डेटा टाइप नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। पाइथन में भी डेटा टाइप होता है, जावा में भी डेटा टाइप होता है। फर्क इतना है कि जावा में वो डेटा टाइप कौन सा है वो एज ए प्रोग्रामर आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप कोड लिखोगे तो एज ए प्रोग्रामर आप बताओगे कि ये कौन से टाइप का है, इंट, या फिर ये कौन से टाइप का स्ट्रिंग, या फिर ये कौन से टाइप का फ्लोट, या फिर ये कौन से टाइप का डबल, कितने टाइप होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे आगे चल के, बट ये आपको बताना पड़ेगा वो कौन से टाइप का है। बट फर्क ये यहाँ पे ये है कि पाइथन में भी डेटा टाइप होते हैं एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे एज ए प्रोग्रामर आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पाइथन जैसे इस प्रोग्राम को चलाएगा और इस पहली लाइन पे आने वाला है, तो पाइथन देखेगा अच्छा वैल्यू कैसी है, 10 मतलब किस तरीके की है, इंटीजर, तो इमीडिएटली पाइथन ए को कैसा बनाएगा, इंट। तो पाइथन ने भी डेटा टाइप को यूज किया, ए को कैसा बनाया है, इंट, लेकिन वो ऑटोमेटिक आपके लिए काम कौन कर रहा है, पाइथन कर रहा है। यहाँ पे एज ए प्रोग्रामर आपको काम करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये नहीं बिल्कुल भी कि डेटा टाइप नहीं होता पाइथन में उसको डायनेमिक टाइप बोलते हैं। आंसर आपका क्या होना चाहिए, एक्चुअली एज ए प्रोग्रामर पाइथन में अपने को डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक डेटा टाइप को कौन स्पेसिफाई करेगा, पाइथन, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन, डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप का मतलब टाइप ऑटोमेटिक डिसाइड हो रहा है जब भी पाइथन इस प्रोग्राम को चलाने वाला है, फाइन। अब सवाल यहाँ पे आपके दिमाग में ये आना चाहिए एक्चुअली इमीडिएटली, फाइन, की क्या प्रूफ है इसका कि पाइथन में डेटा टाइप होता है। सर आपने बोला कि पाइथन में डेटा टाइप होता है, लेकिन वो पाइथन बताता है, अपने को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या प्रूफ है। यहाँ तो प्रूफ मेरे को सामने दिख रहा है कि अपन ही बता रहे कि भाई ये इंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ कि जावा में क्या होता है, डेटा टाइप। बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पाइथन में डेटा टाइप होता है, क्या प्रूफ है इसका। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कैसे प्रोग्राम को चला रहा हूँ, क्या आपको इंस्टॉल करना है, क्या आपको इंस्टॉल नहीं करना है, अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे, और अभी आपको करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पहले 1-2 दिन पूरा फ्लो ऑब्जर्व करो, चीजें किस तरीके से चल रही वो ऑब्जर्व करो, उसके बाद मैं आपको एक एक पॉइंट गाइड करूंगा क्या इंस्टॉल करना है, किस तरीके से चलाना है। अभी तो खाली मैं आपको एक बार थोड़ा सा प्रूफ दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में पाइथन के पास डेटा टाइप होता है या नहीं।
अब मैं कहां पे ये प्रोग्राम चला रहा हूं, डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट खाली आप तो आउटपुट देखिए एक बार के लिए। ओके जैसे मान लो मैंने लिखा, अभी अपन ने जो वहां पे स्टेटमेंट लिखा था ना, मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू 10, फाइन, सब मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10। ओके, अब मैंने एंटर किया, राइट, ये कहां पे चला रहा वो छोड़िए, अभी फिलहाल मेरे को क्या देखना है, यहाँ पे मैंने जो a इक्वल टू 10 लिखा है एक्चुअली, क्या पाइथन ने अगर जैसी अपन ने अब तक बात की उसके अकॉर्डिंग अगर वो बात सही है तो a को कौन से टाइप का बनाना चाहिए पाइथन, इंट, क्योंकि आपने क्या डाल रखा उसमें 10 डाल रखा है, तो ऑब्वियसली पाइथन को उसको इंट बनाना चाहिए। तो चेक करते एक बार पाइथन से पूछते कि पाइथन जो तूने बनाया है उसका टाइप क्या है, तो ये चेक करने के लिए या पूछने के लिए एक फंक्शन होता है। अभी फंक्शन क्या होता है आज के सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, बट अभी के लिए खाली मैं जस्ट आपको आउटपुट दिखाना में इंटरेस्टेड हूं। जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आगे क्लास क्या है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस पे अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, खाली पीछे वाला वर्ड देखो, दैट इज व्हाट, INT, इंट, राइट। इसका मतलब ऑटोमेटिक जैसे ये प्रोग्राम चला है पाइथन ने ए को कौन से टाइप का बनाया है, इंट, फाइन। तो पाइथन में डेटा टाइप होता है या नहीं, ऑब्वियसली होता है, राइट, लेकिन वो इंटरनल पर्पस के लिए होता है। एज ए यूजर आप एक्सटर्नली नहीं बता सकते, ये आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जावा में एज ए यूजर आपको एक्सटर्नली बताना पड़ेगा उसको, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे मैंने आप एक चीज आपको और बोली थी ना कि फायदा इससे क्या है, आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मान लो आपने नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा, जैसे a इक्वल टू, जैसे मान लो आपने लिखा 10.5, राइट। देखिए ऑटोमेटिक आप देखिए पहले ये में 10 डाला था, अब जरूरत है 10.5 डालने की, आप वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इस बार अगर आप टाइप देखोगे तो फिर इस बार टाइप क्या बता रहा है, ये फ्लोट, राइट। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक पाइथन वैल्यू देख के इसको टाइप दे रहा है। जैसे आपने पाइथन ने देखा कि वैल्यू 10 है तो ऑटोमेटिक इसके पास टाइप कौन सा दिया, इंट, लेकिन जैसे पाइथन ने देखा 10.5 है तो उसको टाइप कौन सा दिया, फ्लोट, फाइन। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली, कि जो लगभग पाइथन की आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो खास करके फ्रेशर लेवल पे ये पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग यहां से हो सकती है कि पाइथन किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको क्या बोलने की रिक्वायरमेंट है, डायनेमिक टाइप। अब होता क्या है डायनेमिक टाइप, तो वो मुझे लगता है कि आपको पता है कि क्या एक्चुअली डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है, राइट। तो ऑब्वियसली 1 सेकेंड, या सो डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, आई थिंक ये क्रिस्टल क्लियर है कि पाइथन में जो डेटा टाइप है वो पाइथन ही स्पेसिफाई करेगा, अपने को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, बट पाइथन में डेटा टाइप होता है, राइट। ओके, नाउ सेकंड, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आगे चल के अपन बात करेंगे। अभी जैसे मैंने कल आपको बताया था कि दोनों में से कोई बेटर नहीं है, डायनेमिक टाइप भी बेटर नहीं और स्टैटिक टाइप भी बेटर नहीं है। कल अपन ने थोड़ा बहुत पॉइंट्स फिगर आउट करने की ट्राई की थी कि किसी सेगमेंट में कौन बेटर होगा, डायनेमिक टाइप, और किसी सेगमेंट में कौन बेटर होगा, आपका स्टैटिक टाइप। तो बात करेंगे अपन फर्दर आगे, बट खाली अभी जस्ट एक क्वेश्चन मैंने क्लियर किया आपको कि डायनेमिक टाइप क्या होता है और एक्चुअली किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है, फाइन। अब जैसे यहाँ पे एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पे पाइथन के इंटरव्यू में आपको ये सेकंड क्वेश्चन ये एनकाउंटर हो सकता है। देखिए जब भी अपन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, राइट, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास कोई ना कोई कैटेगरी होती है, बहुत सारी कैटेगरी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक्चुअली। तो जैसे मैं कुछ कैटेगरी के नाम लिखता हूं, जैसे अगर आपको सी लैंग्वेज का आइडिया है, अगर आपने देख रखा है कि इसको सी लैंग्वेज को, अगर नहीं देख रखा तो अपने को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि पाइथन सीखने के लिए सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए एंड ऑल। मैं आपको जैसे कल बोल चुका हूं, बिल्कुल 0% नॉलेज आपको है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग, आप इमीडिएटली समझ पाओगे कि पाइथन क्या होता है एंड ऑल। तो डोंट वरी, अगर जस्ट आपको पता है कि सी लैंग्वेज होती है तो आपको पता है सी लैंग्वेज कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। एक पहली कैटेगरी होती है एक्चुअली, नाम आपने सुना होगा फंक्शनल ओरिएंटेड, या फिर ये नाम सुना होगा प्रोसीजर ओरिएंटेड, राइट, फंक्शन ओरिएंटेड या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक और कैटेगरी होती है, अगर आपको पता है जैसे जावा किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली एक कैटेगरी होती है आपके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैटेगरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक और कैटेगरी होती है जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, एक होती है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी होती है दैट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेगी, राइट। और उस कैटेगरी में आने से कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे से आपका जो सी लैंग्वेज है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड। अगर हम बात करें C++ या जावा की, तो वो किस में फॉल करता है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, राइट। इस तरीके से
अगर अपन पर्ल की बात करें तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में फॉल करता है। ऑल सो अभी फिलहाल ये 4 मैंने टाइप बताया टोटल जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी की बात होती है। क्वेश्चन अपना यहाँ पे C++ या जावा से है नहीं, क्योंकि अपन पाइथन पढ़ रहे तो क्वेश्चन अपना पाइथन पे ही है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। लेट्स से ये 4 कैटेगरी है, तो अपना क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है कि पाइथन इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, वेदर फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन या फोर्थ वन। एनी गेस? ये ऑब्वियसली तो यहाँ पे अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करोगे ना, तो वो चारों की चारों कैटेगरी में फॉल करता है। मतलब पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, पाइथन एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, पाइथन स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी और पाइथन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। फाइन, ठीक है। हर एक के अपने अपने एडवांटेज है, अपने अपने डिसएडवांटेज है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि फंक्शन अप्रोच ज्यादा बेटर है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा बेटर है, डिपेंड करेगा, हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं कि फंक्शन के क्या एडवांटेज है, फंक्शन के क्या डिसएडवांटेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्या एडवांटेज है, स्क्रिप्टिंग के क्या एडवांटेज है। रीजन बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको कल बोला था कि अगर जिस लेवल पे अपन जाना चाहते हैं उस लेवल पे आपको पहुंचना है, तो फिर एक चीज आपको बाहर निकालनी पड़ेगी, वो है याद करने की टेंडेंसी। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये 4 पॉइंट इसके एडवांटेज है, ये 4 पॉइंट आपके डिसएडवांटेज है, तो आप इमीडिएटली क्या करने की ट्राई करोगे, उसको याद करने की ट्राई करोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं फंक्शन क्या होता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। तो ये मैं इस तरीके से अपन नहीं सीखने वाले, या इस तरीके से अपना लर्निंग का ग्राफ नहीं रहेगा कि जहां पे मैं थ्योरेटिकल पॉइंट आपको पहले बता रहा हूँ कि ये 4 एडवांटेज, इसके 4 डिसएडवांटेज ये है। अपन पहले पूरा फंक्शन को डीप डाउन गो थ्रू करेंगे और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, आप खुद रियलाइज करोगे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो आपको एक भी पॉइंट याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक आप एक एक चीज को फील करने वाले हो। तो अभी मैं फिलहाल ये इस तरीके से नहीं बताने वाला किसके क्या एडवांटेज है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, बट या एक चीज कंफर्म है, हर एक के सर्टेन एडवांटेज है, सर्टेन डिसएडवांटेज है। ऐसा अपन नहीं बोल सकते कोई किसी से बेटर है। हमेशा जब भी इस तरीके से कंपैरिजन हो ना, जहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन किससे बेटर है, तो कभी भी एक आंसर नहीं होता है, क्योंकि अगर एक आंसर होता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही बेटर है, तो फिर सारी लैंग्वेज किस पे होनी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे होनी चाहिए थी, बाकी नहीं चलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, बाकी भी चल रही है, इसका मतलब कुछ तो उसके भी एडवांटेज है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा वो सोचने की रिक्वायरमेंट है इस तरीके से। अब चलिए बात करते हैं अपन, और यहाँ पे जब पाइथन चारों कैटेगरी की लैंग्वेज है, तो अपने को चारों कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी कि पाइथन किस तरीके से फंक्शन ओरिएंटेड को सपोर्ट कर सकता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले जो अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी, और वो कौन सी है, फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड। ये मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि खास करके ये फ्रेशर लेवल पे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। रीजन इसके पीछे बहुत सिंपल है, क्योंकि आपका जो सी लैंग्वेज है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, फंक्शन ओरिएंटेड। और फ्रेशर लेवल पे ऐसा माना जाता है कि अगर आपने 4 साल निकाले, एक्चुअली वेदर वो इंजीनियरिंग डिग्री या कोई सी भी डिग्री, तो अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट की होगी तो आपने वो में भी थोड़ा बहुत किसके बारे में देखा होगा, सी के बारे में देखा होगा। इसीलिए वो सी से कंपेयर करने के चक्कर में पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड का रोल बढ़ जाता है एक चैप्टर का, खास करके फ्रेशर लेवल पे। तो चलिए एक एक पॉइंट को अपन यहाँ पे डीप डाइव करते हैं, जैसे पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, जिसके बाद आप आराम से ये कमिट कर सकते हो कि उसके बाद किसी भी लेवल के इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो। और हर एक क्वेश्चन पे अपन ये ट्राई करेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है। एंड इवन मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी पॉइंट आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, रनिंग नोट्स आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, एक पॉइंट अपन सेशन में मैं डिक्टेट करूंगा और आपको लिखने की रिक्वायरमेंट, राइट। तो चलिए थोड़ा पहले अभी तक जो डिस्कस किया ना उसको अपन लिख लेते हैं और उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। तो कीप सबडिंग पाइथन, और यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटेंशन बहुत ही सिंपल सा है कि आप साथ साथ में लिखने का, कि पहले आप चीजों को समझे और उसके बाद आप चीजों को जैसे आप लिखते जाओ तो चीजों को फील करने की ट्राई करें कि वेदर आप प्रॉपर तरीके से सारे पॉइंट्स ग्रैब कर पा रहे हो या नहीं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट मेंशन करिए, पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। in Python as a programmer, we don't have to specify, in Python as a programmer we don't have to specify data type. In Python as a programmer we don't have to specify data type.
In Python, as a programmer, we don't have to specify data type, and Python will automatically consider data type. Python will automatically consider data type at runtime. Python will automatically consider data type at runtime. Python will automatically consider data type at runtime. That's why Python comes under. That's why Python comes under dynamic type category. Python comes under dynamic type category. That's why Python comes under dynamic type category. Number third, Python language contain data type. Python language also contain data types. Right? तो ये स्टेटमेंट गलत है कि Python में डेटा टाइप नहीं होते हैं. Python language also contain data types. अब कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो फर्दर अपन बाद में डिस्कस करेंगे. अभी अपना वो डिस्कशन पॉइंट नहीं है. Number 4 point, programming language can have following categories. Programming language can have following categories. Programming language can have following categories. Number first, function or procedure oriented programming language. Function or procedure oriented programming language. Number second, object oriented programming language. Number third, scripting programming language. And number fourth, a modular programming language. Programming language can have following categories. Okay, इसी के नीचे पॉइंट लिख लेना. Python programming language belongs to all the 4 categories. Python programming language belongs to all the 4 categories. Python programming language belongs to all the 4 categories. Fine. Okay. Now, सबसे पहला पॉइंट अपने को फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है, दैट इज पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या मतलब होता है इसका, ये अपन जानने की ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे अब देखो कैसे आपको चीजों को रिलेट करने की रिक्वायरमेंट है वो समझना, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की रिक्वायरमेंट एंड ऑल. जैसा मैंने आपको कल बोला, हर एक चीज को आपको रिलेट करने की रिक्वायरमेंट, एक सिंगल चीज भी आपको याद नहीं करनी है. तो चलिए यहाँ पे अपन वो रिलेट करने की ट्राई करते हैं कि मान लो क्या होता है फंक्शन, पहले थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं. एंड इवन जस्ट एक चीज में बिलीव करना, ताकि हमेशा आपको वो चीज लाइफ लास्टिंग याद रहने वाली है. सबसे पहले कोई भी चीज अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये चीज पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहला दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि चीज को पढ़ने से क्या एडवांटेज है एक्चुअली, या फिर अगर ये चीज मेरे को नहीं आती है फंक्शन, तो मेरे को क्या लॉस होने वाला है. ऑटोमेटिक वो चीज आपके दिमाग में आ जाएगी. जैसी वो सिचुएशन आएगी कि भाई ये सिचुएशन बन रही है, आपके दिमाग में आएगा अच्छा इस सिचुएशन में किसके पास जा सकते हैं अपन, फंक्शन के पास जा सकते हैं. तो सबसे पहले क्यों पढ़ना है इसको, इससे क्या मिलने वाला अपने को. चलिए अगर ये इसका नॉलेज है तो आप क्या अचीव कर सकते हो, चलिए बात करते हैं अपन इसकी. मान लो कि आप इंडस्ट्री में कुछ कोड लिख रहे हो. सपोज करो कि आपको मान लो आपको कुछ कोड लिखने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. तो सपोज कि यहाँ पे ये अपन कोड लिख रहे हैं. मान लो कि कुछ लाइन का मैंने कोड लिखा, कुछ लाइन का मैंने यहाँ पे कोड लिखा.
और उसके बाद मान लो मेरे को एक रिक्वायरमेंट है, कुछ भी कॉमन रिक्वायरमेंट ले लो जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। लेट्स सपोज कि आप डेली लाइफ में एक्सेल डाउनलोड करते होंगे, राइट? बहुत सारी जगह से आप एक्सेल को डाउनलोड करते होंगे। मान लो आपका रिजल्ट आता तो वो एक्सेल फॉर्मेट में आता, तो आप एक्सेल को डाउनलोड कर रहे हो। सपोज करो कि आपको एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, और एक्सेल डाउनलोड करने के लिए मान लो कि 100 लाइन का कोड होता है या 500 लाइन का कोड होता है। आपने यहाँ पे 500 लाइन का कोड लिखा, जिससे आपके इस पॉइंट पे क्या डाउनलोड हो रही है? एक्सेल डाउनलोड हो रही है। चलिए सपोज मान लो थोड़ा लाइन का कोड और किया, वापस से आपको एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, वापस से आपने 500 लाइन का कोड लिखा यहाँ पे, राइट? वापस से आपने 500 लाइन का कोड लिखा, और यहाँ पर भी आपकी क्या डाउनलोड हो रही है? एक्सेल डाउनलोड हो रही है। चलिए थोड़ा और काम किया, ऐसे ऐसे मान लो टोटल आपको इस पूरे प्रोग्राम में 50 जगह पे एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ऑब्वियसली 50 जगह पे आप क्या करोगे? जो एक्सेल डाउनलोड करने का कोड है वो लिखोगे। कितनी लाइन का कोड एक्सेल डाउनलोड करने का? 500 लाइन का। तो आप 50 जगह पे वो 500 लाइन का कोड लिखने वाले हो, जिससे पूरी 50 की 50 जगह आपकी एक्सेल डाउनलोड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज लेट्स से इस पूरे प्रोग्राम का मतलब ये पूरा जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है या पूरा जो भी आपने ये कोड किया है, सपोज करते हैं कि इस कोड की टोटल कितने लाइन का कोड है वो अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो लेट्स सपोज के टोटल सपोज 30,000 लाइन का कोड हो गया, राइट? एट लास्ट जाके टोटल 30K लाइन का कोड है आपके लिए ये, और 30K लाइन के कोड में जो भी रिक्वायरमेंट थी वो आपका हो रहा है। रिक्वायरमेंट कुछ भी होगी, जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो रही है। एक बार जस्ट इधर देखना कि पूरा जो कोड है वो कितने लाइन का है? 30,000 लाइन का है। इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेल डाउनलोड करने का कोड कितने लाइन का है, देखिए एक बार मतलब एक्सेल डाउनलोड करने का जो कोड है वो कितनी लाइन का है? 500 लाइन का। और टोटल कितनी जगह पे इस प्रोजेक्ट में एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है? 50 जगह पे। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं 500 इंटू 50, टोटल कितना हो गया ये? 25,000। तो इसका मतलब 30K लाइन में से जो 25K लाइन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एक्सेल डाउनलोड करने के लिए, राइट? बाकी का जो लॉजिक है वो कितने लाइन का है? 5,000 लाइन का है, राइट? 30,000 में से 25,000 तो एक्सेल डाउनलोड करने के लिए, बाकी का जो 5,000 बच गया वो किसी और लॉजिक के लिए होगा, मान लो पीडीएफ या जो भी व्हाटएवर और कोई रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही है, राइट? तो चलिए मान लो ये प्रोजेक्ट आपका पूरा हो गया, काम आपका हो रहा है बिल्कुल जो आपको काम चाहिए था कि भाई इस तरीके की वेबसाइट मेरे को बनाने की ये फैसिलिटी होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटी आ रही है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। बट जब भी आप एक यहाँ पे ध्यान देना, जब आप क्लासरूम स्टैंडर्ड पे किसी चीज को करते हो तो खाली आपका दिमाग एक ही जगह पे फोकस करता है कि मान लो ये रिक्वायरमेंट है तो वो रिजल्ट आना चाहिए, बस रिजल्ट आ गया मतलब अपना काम हो चुका है, जो भी अपने को करना अपन कर चुके हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम करते हैं तो रिजल्ट सबसे लास्ट में देखा जाता है। रिजल्ट से पहले आपकी प्रोसेस देखी जाती है, क्योंकि अगर आपकी प्रोसेस सही नहीं है तो रिजल्ट तो आप निकाल लोगे, अभी थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जाके इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो आप खुद बताना। ये पहली अप्रोच है, अगर मेरे को ये कोड करना होता, ये पहली अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच, इस तरीके से मैं कोड कर रहा हूं, राइट? अब दूसरी अप्रोच बताता हूं मैं कि अगर ये सेम कोड मेरे को करना हो तो मैं दूसरी अप्रोच से कैसे करूंगा। फिर आप दोनों अप्रोच में कॉन्ट्रास्ट करना, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे दूसरी अप्रोच क्या है। मुझे पता चला कि जो एक्सेल डाउनलोड करने वाला कोड है ये बार बार जरूरत पड़ रही है मेरे को। टोटल कितनी बार जरूरत पड़ रही है? 50 बार। मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, राइट? इस बॉक्स में ये 500 लाइन का कोड डाल दिया, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एक्सेल डाउनलोड करने के लिए। बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेल को। मतलब इस बॉक्स में कौन सा कोड लिखा मैंने? एक्सेल डाउनलोड करने वाला। अब मान लो मैं ये सेम प्रोजेक्ट बना रहा हूं, ये सेम प्रोजेक्ट बना रहा हूं, राइट? ओके, मान लो ये कुछ लाइन लिखी, अब मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी? एक्सेल डाउनलोड करने की। मुझे पता है एक्सेल डाउनलोड करने का कोड किसमें पड़ा है? एक बॉक्स में पड़ा है। तो अगर मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बॉक्स को बुलाना पड़ेगा। तो मैंने बॉक्स को कॉल कर दिया। बॉक्स को बुलाने का मतलब बॉक्स में जितनी लाइन का कोड है उस सबको बुलाना, वो सब यहाँ पे आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्स जो भी काम कर रहा है, बॉक्स क्या काम कर रहा है? एक्सेल डाउनलोड करने का, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे आपकी एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। अब सवाल ये है, बॉक्स को कॉल करने में कितनी लाइन का कोड लगता है? बॉक्स को कॉल करने में 1 लाइन का कोड लगता है। अभी थोड़ी देर में अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि 1 लाइन का कैसे लगता है, बट अभी के लिए बॉक्स कॉल करने में कितनी लाइन का कोड लगता है? 1। मान लो थोड़ा और काम किया, वापस से मेरे को एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, वापस से मैं किसको कॉल करूंगा? बॉक्स को कॉल करूंगा। कितनी लाइन का कोड? 1 लाइन का, राइट? इस तरीके से टोटल कितनी जगह पे एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी थी? 50 जगह पे। तो 50 जगह पे मैं बॉक्स को कॉल करने वाला हूं। अब आराम से देखना, एक्स्ट्रा लाइन कितनी थी? 5000। तो 5000 तो ये होगी, प्लस बॉक्स को कॉल करने के लिए कितनी लाइन लगी होगी? 50, क्योंकि 50 जगह पे कॉल किया अपन ने,
प्लस एक बार बॉक्स बनाने में कितनी लाइन लगी, 500। एक बार ये टोटल लाइन कैलकुलेट करते हैं अपन यहाँ पे, एंड दैट इज 5550 लाइन, राइट। काम एज इट इज सेम होने वाला है, जो आपके पहले तरीके से काम होने वाला है वही आपका सेकंड तरीका करने वाला है, राइट। वही रिक्वायरमेंट, वही वेबसाइट, वही चीजें जो पहला अप्रोच कर रहा है वो सेम का सेम चीजें कौन कर रहा है, आपका दूसरा अप्रोच भी कर रहा है। दोनों में रिजल्ट एज इट इज सेम आ रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कौन सी प्रोसेस ज्यादा फिजिबल लग रही है अपने को, पहले वाला या सेकंड वाला। तो ऑब्वियसली सेकंड वाला प्रोसेस आपको सामने दिख रहा होगा कि फिजिबल है। चलिए क्या एडवांटेज है वो अपन बाद में बात करेंगे, बट अभी चलिए मैं सारा कुछ आपको निकाल के देता हूं एक बार। पहले सबसे पहले अपन ने क्या स्टार्ट किया है, फंक्शन। तो चलिए अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करूं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो मुझे नहीं लगता कोई इंग्लिश के वर्ड या फिर कोई डेफिनेशन आपको रटने की रिक्वायरमेंट है। इस पूरी स्टोरी में जिस बॉक्स का नाम मैंने लिया है उस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो चलिए अगर अब आपको डेफिनेशन बनानी हो तो फिर एक बार ट्राई करिए कि डेफिनेशन आपकी क्या होगी। अगर इस पूरी स्टोरी में कि जिस बॉक्स को अपन बात कर रहे हैं, जिस बॉक्स की अपन बात कर रहे हैं उस बॉक्स को बोलते हैं फंक्शन में, अगर आपसे एक लाइन बोलूं अब इस स्टोरी के बाद, तो फिर आप क्या डेफिनेशन बना सकते हो इस फंक्शन की। देखिए मैं यहाँ पे क्रिएट करने की ट्राई कर रहा हूं। अगर कुछ कोड, कुछ लाइन का कोड अगर बार बार काम में आ रहा है तो हर बार उस कोड को लिखना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इससे लाइन ऑफ कोड क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। उसकी बजाय अपन क्या कर सकते हैं, उसकी बजाय जो भी कोड बार बार काम में आ रहा है उसको एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे उस बॉक्स को कॉल कर सकते हैं। इस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन, राइट। अब ये तो हो गई हिंदी में बात। अब इसकी इंग्लिश बनानी, जैसे बनाना बनाओ, अल्टीमेटली आपको एग्जांपल ध्यान रखना कि कोई भी बोले फंक्शन क्या होता है दिमाग में ये आना चाहिए। तो अब यहाँ से स्टोरी बना, डेफिनेशन बनाना कितना सिंपल है। इफ ए पीस ऑफ कोड इज रिक्वायर्ड रिपीटेडली then it is not recommended to write piece of code every time because it will increase length of the code. So instead of this we can write that piece of code inside a box, and as per our requirement we can call that box, this box is known as function, right? तो whether आप कैसी भी इंग्लिश बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपको वो जिस पता होना चाहिए कि फंक्शन किसको बोलते हैं, वो फीलिंग आपको आनी चाहिए फंक्शन का नाम लेते ही कि ये कुछ होने वाला है। चलिए एन नंबर ऑफ एडवांटेज बताता हूँ कि चीजों को रिलेट करने से कितना एडवांटेज है। आपको एक भी चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता आप भूलने वाले वापस कभी। अदरवाइज ये एक्सप्लेन करने की बजाय बहुत ईजी होता मेरे लिए कि फंक्शन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, मैंने जो अभी बोली वो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन होती है। आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चीजों के पीछे स्टोरी क्या है, तो आप उस डेफिनेशन को याद करने की ट्राई करते हैं। 2-4 दिन अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को डेफिनेशन आ रही है, बट 5वें दिन तक रिवीजन नहीं करोगे तो स्टोरी क्या होगी वो आपको पता है, राइट। तो एक्चुअली इस तरीके से नहीं जाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस तरीके से जाओगे तो चीजें इतनी सारी है कि हर एक चीज का 5वें दिन रिवीजन नहीं कर सकते। तो अगर 5वें दिन हर एक चीज का रिवीजन नहीं कर सकते इसका मतलब आपको चीजें याद रहेगी नहीं। तो जब चीजों को भूलना ही है तो मेरे हिसाब से पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज है जिसको आपको लगता है कि याद करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है बेस्ट वे है जिस दिन काम आ रहा है उससे एक दिन पहले ही पढ़ो उसको, क्योंकि वो तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं है। जैसे आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, राइट, कि हाँ वो कचरा अपने को पढ़ना है तो वो एक दिन पहले ही पढ़ना चाहिए, ज्यादा बेटर है, ताकि 2 घंटे 3 घंटे का काम हो एग्जाम लिखा और उसके बाद जितना जल्दी बाहर फेंकोगे उतना दिमाग के लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है जो चीज करियर के लिए उसको याद करने सॉल्यूशन नहीं है तो फिर किस तरीके से आप देख सकते हो। चलिए यहाँ से फायदे और बताता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको इस डायग्राम से अगर पूछूं कि चलिए आपके सामने डायग्राम है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ये तो आपको पता है, पर चलिए अब यहाँ से मेरे को ये बताइए कि फंक्शन का एडवांटेज क्या है। चलिए क्या एडवांटेज आपको दिख रहे हैं। देखिए एक तो सबसे पहला जो फैक्टर है यहाँ पे वो तो सामने दिख रहा है, जो कोड 5550 लाइन में हो सकता है उस कोड के लिए 30,000 लाइन लिखना ये तो किसी एंगल से फिजिबल नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ कोड ऑब्वियसली क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, राइट। तो लाइन ऑफ कोड कम करेगा कौन, फंक्शन। फंक्शन आपका लाइन ऑफ कोड कम करने वाला है। अभी ये तो थोड़ा हो गया क्लासरूम स्टैंडर्ड की बात कि फ्रेशर लेवल पे आप आंसर कर रहे हो और आप एडवांटेज में पहले एडवांटेज ये गिना रहे हो कि लाइन ऑफ कोड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। मैं थोड़ा आपको इंडस्ट्री टच देता हूं, एक बार ये पॉइंट बोल के देखना किसी इंटरव्यू में, और सामने वाला इंटरव्यूअर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे फ्रेशर लेवल पे कि आप ऐसे किसी पॉइंट को मेंशन करोगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला क्लासरूम पे इस पॉइंट का कोई सेंस नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में इस पॉइंट का बहुत सेंस है। आप पहले दिन से इंडस्ट्री में जाओगे आप हमेशा इस पॉइंट को सुनते आओगे। देखिए एक वर्ड होता है रीडेबिलिटी।
राइट। कोड रीडेबिलिटी बहुत बार आप सुनोगे, किसी सीनियर से इंटरेक्ट करोगे कंपनी में जाते कि भाई आपको मान लो कोई टास्क मिला, आपने वो टास्क कर लिया, आपके टीम लीडर को आप बोलोगे कि मैंने ये टास्क कर लिया जो भी मेरे को असाइन था। अगला क्वेश्चन आपका टीम लीडर आपसे ये पूछेगा वेदर आपका कोड रीडेबल है या नहीं। अब क्या मतलब होता है कोड रीडेबल है या नहीं, और इतना क्यों फर्क पड़ता है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए रीडेबल का मतलब बहुत सिंपल है, क्लासरूम पे आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता, इंडस्ट्री में क्यों पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्ट पे कभी आप अकेले काम नहीं करने वाले, हमेशा काम किस फॉर्मेट में होगा, टीम फॉर्मेट में होगा। एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम करने वाले हैं। लेट्स से कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो एक प्रोजेक्ट पे 400-500 लोग भी काम कर सकते हैं, और छोटा प्रोजेक्ट हो तो 10 लोग भी काम कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट का स्केल क्या है। तो ऑब्वियसली मान लो 50 लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो अगर 50 लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपने जो कोड लिखा है वो दूसरे को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे को भी यूज लेना तो पड़ेगा इसे, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा है। या फिर चलो ऐसा समझो कि आपने मान लो कोई कोड लिखा है, ये कोड मान लो आपने लिखा है, राइट। अब आप लाइफ टाइम तो उस कंपनी में काम नहीं करने वाले, कल को ऑब्वियसली आप उस कंपनी को छोड़ के जाओगे, आप उस कंपनी को छोड़ के जाओगे तो आपकी जगह आपका रिप्लेसमेंट आएगा, तो आपका रिप्लेसमेंट आएगा तो जो काम आप कर रहे थे वो उसको करना पड़ेगा, तो उसको करने के लिए पहले आपने आज तक क्या किया वो समझना तो पड़ेगा, तभी वो आगे कर सकता है। तो इसका मतलब आपका किया हुआ कोड उसको समझना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमन चीज है कि कोड आपने लिखा है लेकिन समझना दूसरों को भी पड़ेगा। क्लासरूम पे क्या करते हैं, कोड अपन लिख रहे हैं, चला भी अपन ही रहे हैं, और किसी और को समझने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज सेटिस्फाइड। तो वहां पे अपने को क्या चाहिए, खाली रिजल्ट से मतलब है। लेकिन वहां पे ये अप्रोच काम करेगी नहीं, क्योंकि अब इससे कितने कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आप एक एक चीज को फील करोगे। अब देखिए रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने अगर कोड लिखा है, आपके अलावा अगर कोई आपके कोड को रीड करता है, अगर रीड करने वाले को कम टाइम लगता है रीड करने में, तो अपन बोलेंगे कि कोड की रीडेबिलिटी क्या है, अच्छी है। और अगर किसी तीसरे पर्सन को आपका कोड रीड करने में ज्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब कोड की रीडेबिलिटी क्या है, डाउन है। तो अगर ये बहुत बेसिक सा फीचर है जो हमेशा साथ में चलेगा, एक चीज हमेशा मान के चलो ताकि थोड़ा आप इंडस्ट्री एस्पेक्ट से आंसर दे पाओगे। अगर लाइन ऑफ कोड मान लो एक 30,000 लाइन का कोड समझना, एक 5,000 लाइन का कोड समझना, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 30,000 लाइन का कोड समझने में। तो ऑब्वियसली अगर दोनों की बात करोगे, दोनों में से रीडेबिलिटी किसकी अच्छी नहीं है, पहले वाले की रीडेबिलिटी डाउन है, दूसरे वाले की रीडेबिलिटी क्या है, अप है या अच्छी है। तो ऑब्वियसली देखिए लाइन ऑफ कोड और रीडेबिलिटी एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, मतलब एंटी पैरेलल चलता है एक्चुअली, कि अगर लाइन ऑफ कोड ज्यादा है तो रीडेबिलिटी क्या होने वाली है, कम। लाइन ऑफ कोड कम है तो रीडेबिलिटी क्या होने वाली है, ज्यादा। तो आपको क्या बोलने की रिक्वायरमेंट है, पहला पॉइंट, पहला एडवांटेज अगर आप बोल रहे हो, थोड़ा इसको एक्सपर्ट लेवल का टच देना है तो ड्यू टू फंक्शन लाइन ऑफ कोड विल बी रिड्यूस्ड एंड रीडेबिलिटी विल बी इंप्रूव्ड। तो अगला क्वेश्चन 100% अगले वाला आपसे पूछने वाला है, व्हाट इज रीडेबिलिटी। तो कल अपना इंटेंशन था खाली एक क्वेश्चन का आंसर करना, इंटेंशन नहीं है, छोड़ो ऐसे पॉइंट पे कि अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा हो। तो यहां से अगर आप छोड़ोगे तो अगला क्वेश्चन रीडेबिलिटी आपका वेट कर रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रीडेबिलिटी, क्योंकि उसको लगेगा कहीं किसी बुक से पढ़ के या कहीं किसी अच्छी बुक से पढ़ के आपने एक नाम ले लिया रीडेबिलिटी, जबकि आपको पता नहीं होता क्या है। लेकिन ऑब्वियसली आपने इंटेंशनली उसको यूज किया क्योंकि यू नो व्हाट इज रीडेबिलिटी। तो पहला एडवांटेज क्या है, वो सामने दिख रहा है, फंक्शन की वजह से लाइन ऑफ कोड कम होगा और उससे क्या बढ़ने वाली है, रीडेबिलिटी। चलिए ये तो पहला एडवांटेज जो सामने दिख रहा है दोनों में। और बताइए अगर मैं बोलूं और कुछ एडवांटेज यहाँ पे इन दोनों डायग्राम से आपको दिख रहा है कि फंक्शन के क्या एडवांटेज है। एरर कम आएगी, चलिए कोई बोल रहा है एरर कम आएगी, वेदर ऐसा है या नहीं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अपन। और कोई एडवांटेज, देखिए एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूं और उससे अगेन आपको रियलाइज होगा कि ये इंडस्ट्री पे कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लो कि ये आज बिल्कुल सही चल रहा है, जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर भी आपको एक्सेल डाउनलोड करनी थी और पूरा वेबसाइट चल रहा है आपका, यहाँ पर भी वेबसाइट चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, दोनों अप्रोच में। कल को मान लो, कल को सपोज करो कि मान लो एक चेंज आपको करना पड़ा, पता क्या चेंज करना पड़ा, सपोज करो कि मैंने आपको ये बोला भाई आपके एक्सेल शीट में अभी तक कितने कॉलम आ रहे थे, सपोज लेट्स से कि आपके एक्सेल शीट में अभी तक 2 कॉलम आ रहे थे, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, ऐसे 3 कॉलम आ रहे थे सब, राइट। अब मुझे लगा कि बहुत सारे नेम है और किसी को नेम में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि 2 लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो, तो मेरे को मान लो एक और चीज ऐड करनी, क्या, फादर नेम भी ऐड करना है, या फिर मान लो बहुत सारे कॉलेज का डेटा एक साथ है तो मुझे क्या ऐड करना है, कॉलेज का नाम भी ऐड करना है, एक और कॉलम ऐड करना है एक्सेल में। इसका मतलब थोड़ा सा कोड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका कोड कितने कॉलम जनरेट कर रहा है, 3, अभी मेरे को कितने कॉलम जनरेट करवाने, 4।
तो इसका मतलब ऑब्वियसली अपने को कोड में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। अब जब ये चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पे अपन, अगर आपने इस तरीके से काम किया है, राइट, आपको वो चेंज कितनी जगह पे करना पड़ेगा? 50 जगह पे, क्योंकि 50 जगह पे आपने अलग अलग 500 लाइन का कोड लिखा है। यहां पर भी वो चेंज करना पड़ेगा, यहां पर भी वो चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पूरी 50 जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा। यहां पे वो चेंज कितनी जगह पे करना पड़ेगा? एक जगह पे, क्योंकि हर जगह पे जो कोड आ रहा है वो कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है, क्योंकि अपन इसी बॉक्स को कॉल कर रहे हैं। तो अगर इस बॉक्स में मैंने चेंज कर दिया तो हर जगह पे चेंज होने वाला है, क्योंकि हर जगह मैंने कोई नया कोड तो लिखा नहीं है, हर जगह मैंने इसी बॉक्स वाले को बुलाया है, तो बॉक्स में चेंज कर दिया तो हर जगह चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा? एक, और यहाँ पे जितनी बार आपने लिखा है उतनी बार आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब इमेजिन करिए कि चेंज करने में किस में ज्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली पहले वाले में चेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है, सेकंड वाले में बहुत जल्दी आप चेंज कर लोगे। फाइन, तो ऑब्वियसली चेंज करना डिफिकल्ट प्रोसेस होगा किसमें? पहले वाली अप्रोच में। चेंज करना बहुत इजी होगा किसमें? सेकंड वाली अप्रोच में। फाइन, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है ना, जब भी आप इंडस्ट्री में काम करोगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो आप इस तरीके से सुनने को मिलेगा आपको, वहां पे बहुत सारी डेडिकेटेड टीम होती है। अभी मैं आपको पूरी हायरार्की नहीं बता रहा हूँ, आगे चल के अपन पूरी हायरार्की की भी बात करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक टीम होती है, खाली दो टीम का नाम बता रहा हूँ। एक टीम होती है डेवलपमेंट टीम और एक होती है टेस्टिंग टीम। देयर आर टू टीम्स एंड दो डेडिकेटेड टीम होती है एक्चुअली। डेवलपमेंट टीम का काम क्या होता है? मान लो कोई रिक्वायरमेंट आई, तो उस रिक्वायरमेंट का कोड कौन करेगी? डेवलपमेंट टीम। लेकिन कोड कभी भी क्लाइंट के पास डायरेक्ट नहीं जाने वाला। क्लाइंट मतलब जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कभी भी उसके पास डायरेक्ट नहीं जाने वाला, या आपका कोड कभी भी डायरेक्ट लाइव नहीं होने वाला। जैसे मान लो, सपोज करो, लाइव का मतलब क्या है कि मान लो सपोज करो कि अभी एक पेटीएम की वेबसाइट चल रही है, राइट। मान लो पेटीएम को एक नया फीचर लॉन्च करना है, तो इसकी जो डेवलपमेंट टीम होगी वो क्या करेगी? उस फीचर के रिगार्डिंग जो भी कोड लिखना पड़ेगा वो कोड लिखेगी। लेकिन जब तक वो पूरा कोड टेस्ट नहीं हो जाता तब तक वो कोड आपको नहीं दिखेगा, वो अपडेट नहीं आएगा आपके पास। वो पूरा टेस्ट होने के बाद फिर आपके पास अपडेट आएगा, और फिर एज ए यूजर आपको वो दिखने को मिलेगा कि अच्छा ये एक नया फीचर आया है। तो डेवलपमेंट टीम हमेशा क्या करती है? कोई भी नया फीचर होता है उसका कोड लिखने का काम डेवलपमेंट टीम के पास रहेगा, और डेवलपमेंट टीम कोड लिखने के बाद किसको फॉरवर्ड करती है? टेस्टिंग टीम को। टेस्टिंग टीम के पास वो आने वाला है। टेस्टिंग टीम क्या करेगी? टेस्ट करेगी कि वेदर जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा प्रॉपर चल रहा है या नहीं। अगर प्रॉपर चल रहा है तो उसको पास कर देगा। अगर टेस्टिंग टीम ने पास कर दिया तो फिर वो कोड लाइव हो जाएगा। अगर टेस्टिंग टीम ने पास नहीं किया तो कुछ एरर निकालेगा ये, तो ये वापस से किसको फॉरवर्ड करने वाला है? डेवलपर को। वापस से डेवलपर उसको सही करेगा, वापस से टेस्टिंग टीम को फॉरवर्ड करेगा। जब तक टेस्टिंग टीम एरर निकालती जाएगी ये साइकिल चलता जाएगा, और जब टेस्टिंग टीम को लगेगा कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर है, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोड है, तो वो आगे उसको क्या करेगी? लाइव करेगी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो आपने पहली अप्रोच से काम किया है, राइट, तो पहली अप्रोच में कितनी जगह पे एक्सेल डाउनलोड हो रही है? 50 जगह पे। जब आपने चेंज कर लिया, मान लो चेंज करना था, एक कॉलम ऐड करना था, आपने मान लिया जो डेवलपर एक कॉलम ऐड कर दिया, बट अब इमेजिन करिए टेस्टिंग टीम को कितनी जगह पे जाके चेक करना पड़ेगा? 50 जगह पे, क्योंकि कहीं किसी जगह पे पेंडिंग तो नहीं रह गया, या कहीं किसी जगह पे गलत तो नहीं चल रहा है, क्योंकि 50 जगह पे आपने अलग अलग कोड किया सब जगह पे, तो ऑब्वियसली इसको पूरी 50 जगह पे जाके चेक करना पड़ेगा। मान लो एक जगह पे चेक करने में टेस्टिंग टीम को 1 मिनट का टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल मिनिमम टू मिनिमम मान के चले, तो 50 जगह पे ये चेक करने के लिए कि वेदर एज पर द रिक्वायरमेंट चल रहा है या नहीं, जो चेंज बोला था एक्सेल डाउनलोड में वैसा हो रहा है या नहीं, टोटल कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट का, राइट। यही अगर आपने दूसरी अप्रोच से काम किया है तो आप सिंपल क्या बोलोगे टेस्टिंग टीम को? तो एक जगह पे चेक कर लो, कोई भी रैंडमली 2-3 जगह पे आपके हिसाब से चेक कर लो, क्योंकि सब जगह कोड एक से ही आ रहा है। अगर एक जगह सही हो गया तो सब जगह वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्वियसली एक जगह पे चेक करेगा, और खास करके क्रॉस चेक करने के लिए 4 जगह पे मान लो चेक कर लिया, कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का, यहाँ पे 50 मिनट का। तो बहुत बड़ा फैक्टर कंसिडर होने वाला है एक्चुअली जब भी बात आप रियल टाइम इंडस्ट्री की करोगे। इसीलिए यहाँ पे खाली रिजल्ट मैटर नहीं करता, आप किस अप्रोच से काम करते हो वो मैटर करता है एक्चुअली। तो ऑब्वियसली जब भी कोई ऐसा कोड आपके सामने दिखे जो बार बार काम में आ रहा है, तो फिर कभी भी आप पहली अप्रोच के पास जाना पसंद नहीं करोगे, आप इमीडिएटली कौन सी अप्रोच के पास जाना पसंद करोगे? सेकंड वन के पास। तो सेकंड एडवांटेज क्या है इसका? अगर चेंज करना हुआ तो ऑब्वियसली पहले वाले में क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट, और दूसरे वाले में क्या होगा? बहुत इजी।
एक और फैक्टर बताता हूं मैं, देखो बड़ा फैक्टर, देखो एक और चीज को रियलाइज करो, देखो बड़ा एक और चीज क्या रियलाइज करने वाली है यहाँ पे, और वो ये कि एक्चुअली मान लो सपोज करो कि कोड सही चल रहा है, कभी मान लो गलती से क्या आने लग गई, सपोज कोई एरर आने लग गई, फाइन कोई एरर आ गई, मान लो एक्सेल डाउनलोड करने में क्या आ रही है, एरर आ रही है, फाइन बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मान लो किसी फाइल से आप डेटा उठा के ला रहे हो, सपोज करो उस फाइल में कोई दिक्कत हो गई, तो इसका मतलब एक्सेल डाउनलोड करने में क्या आने वाली है, एरर आएगी, मान लो एक्सेल डाउनलोड करने में एरर आ रही है। अब अगर एरर आ रही है तो ऑब्वियसली आपको उस एरर को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, और सही करके वापस से आपका कोड डिप्लॉय करना पड़ेगा, लाइव करना पड़ेगा, ताकि वो एरर नहीं हो। अगर यहाँ पे अगर मान लो एक्सेल में एरर आई, अब अगर सही करने बैठे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत, क्योंकि 50 जगह पे सही करनी पड़ेगी, यहाँ पे कितनी जगह पे सही करनी पड़ेगी, एक जगह पे, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और अब मैं आपको एक फैक्टर बता दूं जिससे आपको रियलाइज होगा कि इंडस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। चलिए सपोज करो कि आप मान लो दो चीजें यूज कर रहे हो, राइट, मान लो ऑब्वियसली मैं थोड़ा इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बताता हूँ, आगे आप ज्यादा अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, मान लो दो ई कॉमर्स की बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे आप बहुत बार यूज करते हो, सपोज एक अमेजन है, एक फ्लिपकार्ट है, फाइन। अब सपोज आराम से देखना, अगर मान लो, या फिर किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, मान लो इसमें कोई एरर आई, कभी बहुत बार होता है सर्वर डाउन हो गया, वो हो गया, वो हो गया, राइट, मान लो सपोज करो कि ये भी चल रहा है सही कुछ, मान लो कि इन्होंने लॉन्च कर रखी कि कोई बड़ी सेल चल रही है इस पे, राइट, और उस टाइम पे मान लो कोई एरर आ गई। अब आराम से देखना, कोई एरर आ गई, एक्चुअली एरर आ गई, ये तो कभी ऐसा तो बना ही नहीं सकते सिस्टम की कभी एरर आई नहीं, कभी ना कभी तो आने वाले किसी न किसी चीज में, राइट। तो मान लो कोई एरर आ गई, अब एरर आना तो ठीक है, लेकिन अब मैटर क्या करेगा पता है, उस एरर को कितना जल्दी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मान लो सपोज करो 1 मिनट के लिए भी अगर ये डाउन रह गया तो कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला। कभी स्टडी आती होगी ना, गूगल का सर्वर आज 1 घंटे तक डाउन था तो कितना लॉस हुआ, तो कुछ मिलियंस में आपको दिखाते होंगे डेटा का, इतना लॉस हो गया। तो इमेजिन करिए यहाँ पे 1 सेकंड की कितनी वैल्यू, अगर 1 सेकंड वो एरर परसिस्ट कर गई, अगर वो एरर रह गई मान लो, तो कितना लॉस होने वाला है। क्योंकि सपोज करो दोनों पे सेल चल रही, यहाँ पे मान लो कोई फेल हो गया, लोड ही नहीं हो रही वेबसाइट, कोई फेल हो गया, आप किसके पास जाओगे, इसके पास, और 1 मिनट में कितने कस्टमर इधर से इधर की तरफ स्विच कर जाएंगे, यू कैन नॉट इमेजिन। तो यहाँ पे एक्चुअली कितनी बड़ी वैल्यू है 1 सेकंड की। तो अगर आपने मान लो इस अप्रोच से काम कर रखा है सपोज करो, और अगर मान लो एरर आ गई, आपको पता भी चल गया इस वजह से आ रही, बट ठीक करने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। और यहाँ पे बहुत जल्दी से आप उसको क्या कर पाओगे, सही कर पाओगे। तो इसीलिए खाली रिजल्ट मैटर नहीं करता अपन अगर इंडस्ट्री की बात करें, बट क्लासरूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या होगा, एरर आएगी तो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, समझना अपने को, ये कोड भी अपने को लिखना है, इसीलिए बहुत बड़ा फर्क होता है एक्चुअली। तो पता आपको ये टर्म क्यों दिया गया है कि भाई फ्रेशर लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, ये टर्म इसलिए दिया गया क्योंकि एज फ्रेशर आपको चीजें आती है लेकिन आप उसको इंडस्ट्री टच नहीं दे सकते, जबकि एक्सपीरियंस पे जैसे आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्लासरूम में आपने क्या पढ़ा था, इंडस्ट्री पे उसके इंप्लीकेशंस क्या है, राइट। तो पहले दिन से आप जाओगे, आपको बहुत बार ऐसा सुनने को मिलेगा, रिजल्ट मैटर नहीं करता, आप चेंज करो, अप्रोच चेंज करो, या इवन आप जाओगे फ्रेशर लेवल पे कोड करोगे, कभी भी आपका कोड डायरेक्ट लाइव नहीं होने वाला, आपका कोड पहले कोई सीनियर डेवलपर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपका कोड आगे जाने वाला है। रीजन बहुत सिंपल है, वेरीफाई करने का मतलब क्या है, इतना तो आपको भी पता है कि रिजल्ट 100 आना चाहिए, तो अगर 100 आ रहा तो आपने जो किया वो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। तो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई रिजल्ट नहीं करना, वेरीफाई आपकी प्रोसेस करनी है कि उस रिजल्ट को लाने के लिए जो आपने प्रोसेस लगाई क्या वो फिजिबल है या नहीं, क्या इन फ्यूचर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो कितना जल्दी अपन उसको काउंटर कर सकते हैं, दैट्स द मेन थिंग मैटर। तो अब देखो खाली ये डायग्राम आपके सामने है और यहां से मुझे लगता है सारे पॉइंट्स आप फिगर आउट कर सकते हो। पहले इससे पहले मैं एक पॉइंट और आता हूं, किसी ने एक चीज बोली थी कि एक्चुअली, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अच्छा टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, टाइम किसमें कम लगेगा, पहले वाले में चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरे वाले में, पहले वाले में चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरे वाले में चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, अगर इस पूरे कोड को चलना है किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए ये टोटली रॉन्ग है, अगर आप ऐसा इस तरीके से पिक कर रहे हो कि पहले वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम दोनों में सेम है, टाइम का कोई रोल नहीं है एक्चुअली। रीजन इज क्योंकि यहाँ पे कितने लाइन का कोड चलेगा, 30,000 लाइन का, यहां पर भी उतना ही चलेगा, क्योंकि आप जैसे ही बॉक्स को कॉल करोगे मतलब ये 500 लाइन का कोड चलने वाला है, आप यहाँ पे बॉक्स को कॉल करोगे वापस ये 500 लाइन का कोड चलने वाला है, तो कोड तो उतना ही चलेगा जितना यहाँ पे चल रहा है, उतना यहाँ पर ही चल रहा है, कोड लिखने का तरीका अलग है। तो टाइम आगे चल के अपन बहुत कुछ टाइम के फैक्टर पे बात करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ऑल, बट अभी के लिए दोनों में सेम टाइम ही लगने वाला है, क्योंकि दोनों में उतनी ही लाइन का कोड चलने वाला है, कोई भी फर्क नहीं है एक्चुअली, राइट। तो टाइम में कोई ज्यादा फर्क नहीं, दोनों में एग्जैक्ट सेम टाइम लगने वाला है, इसीलिए
ये एनालिसिस गलत है कि पहले वाले में ज्यादा टाइम लगेगा या दूसरे वाले में ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए एक बार वापस से क्विकली अपन अब तक का रिकॉल करते हैं। चलिए अगर अब तक की अपन बात करें व्हाट इज फंक्शन, तो अगर कोई लाइन अपने को कोई ब्लॉक ऑफ कोड है जो बार बार अपने को चाहिए, तो हर बार उसको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हर बार लिखने से क्या होगा, लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा। लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा तो क्या डाउन होगी, रीडेबिलिटी। तो इसकी बजाय क्या करना चाहिए, उस कोड को किसी बॉक्स में बंद कर लो, जब भी जरूरत पड़े उस बॉक्स को आप कॉल कर सकते हो। इस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्या क्या एडवांटेज है, पहला एडवांटेज, फंक्शन से लाइन ऑफ कोड क्या होने वाला है, कम होने वाला है, और लाइन ऑफ कोड कम होगा तो क्या बढ़ेगी, रीडेबिलिटी। दूसरा एडवांटेज, अगर चेंज करना हुआ तो फंक्शन में चेंज बहुत इफेक्टिवली और बहुत फास्टली अपन कर पाएंगे, लेकिन पहली अप्रोच में वो चेंज बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस बनेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तीसरा, अगर एरर कभी आई तो एरर ठीक करना पहले वाले में दिक्कत होगी, दूसरे वाले में आप इजीली कर पाओगे, राइट। मतलब एरर ठीक करने का मतलब कोड को मेंटेन करना बहुत इजी होगा। मतलब कभी भी कुछ भी मेंटेन करना हो, कुछ मेंटेनेंस इशू आया, मतलब कुछ चलते चलते प्रॉब्लम हुई, तो उसको आप क्विकली क्या कर लोगे, फिगर आउट कर लोगे, राइट। तो चलिए पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं और कुछ प्रैक्टिकली बात करते हैं अपन इसके रिगार्डिंग। चलिए हेडिंग डालिए, फंक्शन। फंक्शन तो ये बड़ा टॉपिक है, कम से कम अपन 5-7 दिन इसको डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज द टॉपिक जो कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन, और इसमें अपन बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे हाईएस्ट टू हाईएस्ट लेवल का। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखिए इसमें इपे। देखिए इंग्लिश टू इंग्लिश जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको फीलिंग पता होनी चाहिए क्या मतलब है। इफ ए पीस ऑफ कोड इज रिक्वायर्ड repeatedly, then it is not recommended to write that it is not recommended to write that piece of code, then it is not recommended to write that piece of code, then it is not recommended to write that piece of code every time, not recommended to write that piece of code every time, because due to this line of code will increase and readability will be down. If a piece of code is required repeatedly, then it is not recommended to write that piece of code every time, because due to this line of code will increase and readability will be down. So in this case it is recommended to define that piece of code, inside a block box, कुछ भी बोलो जो बोलना आपको, recommended to define that piece of code inside a block, and as per our requirement we can call that block any number of time. As per our requirement we can call that block any number of time. This block is known as function. देखिए इतना बड़ा कुछ लिखा है, लेकिन इसको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खाली मैं आपको ऐसे ही नोट्स पर्पस के लिए लिखा रहा हूँ, बट आपके दिमाग में जैसे ही फंक्शन की बात आए खाली बस वो एग्जांपल आना चाहिए कि ऐसे कर रहा हो तो 30,000 लग रहा है, ऐसे कर रहा हो तो 5,000 लग रहा है। अकॉर्डिंगली आप डेफिनेशन भी बना लोगे, आप सारे डिफरेंसेस, सारे एडवांटेज भी गिना सकते हो वहां से। देन सब हेडिंग डालिए, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। Number first point, first advantage, due to function line of code will decrease, the line of code will be less, and readability will be improved. Due to function line of code will be less and readability will be improved. अब देखिए ये चीज आपको रिलेट करने की रिक्वायरमेंट है कि जहां पर भी लाइन ऑफ कोड कम है वहां पे आप रीडेबिलिटी को सीधा सीधा पिक्चर में ला सकते हो। सेकंड, ड्यू टू फंक्शन इट विल बी इजी टू परफॉर्म मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन का मतलब चेंजेस। इट विल बी इजी टू परफॉर्म मॉडिफिकेशंस।
easy to perform modifications. Number third, due to function, it will be easy to maintain. It will be easy to maintain the code. Fine. ओके फाइन. चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे पाइथन में फंक्शन लिख सकते हैं और कैसे ये चीजें जो अपन ने यहाँ पे इस तरीके से देखी है वो यहाँ पे हो सकती है. राइट, इफ यू वांट आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो आप कर सकते हो इस तरीके से कुछ भी, ताकि आपको वापस से जब भी रिवाइज करो तो डायग्राम आपको वापस से सारे पॉइंट्स नहीं देखने पड़े, खाली ये डायग्राम आपके लिए सफिशिएंट हो. दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अगर आप छोड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि आप नहीं, आपको ये याद रहने वाला है. कुछ लाइन नंबर और लाइन नंबर ये कोई फिक्स नहीं है, खाली बस इंटेंशन ये है कि यहाँ पे अब वो सारे डिफरेंसेस आपको एक ही जगह पे दिख रहे हैं. राइट, ओके. चलिए फिर थोड़ा प्रैक्टिकल टच देने की ट्राई करते हैं अपन. अब देखो बहुत सिंपल है, जब भी बात करते हैं अपन थोड़ा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की. अभी आपको कोई इंस्टॉल नहीं करना, क्या इंस्टॉल करना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, वो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा. अभी तो खाली जस्ट आप एक दो दिन उसको एनालाइज करिए, खाली जस्ट आप देखिए, सो दैट आपको पता चलेगा क्या कुछ है, क्या कहाँ पे मैं ये कोड लिख रहा हूँ, कहाँ पे चला रहा हूँ, किस तरीके से. अभी आपको वो नहीं देखना है. वन सेकेंड. चलिए अभी जैसे यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ और अपन देखते हैं कि वेदर वो सही चल रहा है या नहीं. वन सेकेंड का. ओके, ठीक है. ओके, अब यहाँ पे अभी क्या लिखते हैं वो भी आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, कहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. और अभी जस्ट मैं आपको खाली क्या बता रहा हूँ, जैसे अपने को प्रैक्टिकली पाइथन में फंक्शन कैसे लिखते हैं वो देखना है. तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा वो आराम से देखना. जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, जब अपन ने कैटेगरीज की बात की थी. राइट, तो कैटेगरीज में अपन ने देखा था कि पाइथन जो है वो हर एक कैटेगरी में फॉल करता है. पाइथन फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है. राइट, तो जैसे आगे आगे अपन पढ़ते जाएंगे. फंक्शन ओरिएंटेड की बात करने का मतलब क्या, पाइथन में क्या सपोर्ट करता है, फंक्शन सपोर्ट करता है. तो मतलब पाइथन में क्या लिख सकते हैं अपन, फंक्शन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, क्लास सपोर्ट करना. क्या लिख सकते हैं अपन, क्लास लिख सकते हैं. स्क्रिप्टिंग क्या होता है, मॉड्यूलर क्या होता है, ये भी अपन देखेंगे बाद में. तो अभी फिलहाल जैसे मान लो अब पाइथन में आप फंक्शन भी लिख सकते हो, पाइथन में आप क्लास भी लिख सकते हो. तो अब आप क्या लिख रहे हो, सबसे पहले पाइथन को ये आइडिया देना पड़ेगा आपको. आपको पाइथन को इंडिकेशन देना पड़ेगा
कि मैं फंक्शन बना रहा हूं या क्लास बना रहा हूं, तो ये इंडिकेशन कैसे दोगे? जब भी पाइथन को कुछ भी इंडिकेशन देना होगा, आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कीवर्ड्स की। कुछ कीवर्ड है जो पाइथन ने पहले से फिक्स कर रखे कि अगर आप वो यूज करोगे तो उसको कुछ पर्टिकुलर क्या मिलने वाला है? इंडिकेशन मिलने वाला है। तो अब वो अपने को आज क्या बनाना है? फंक्शन। तो उसके लिए इंडिकेशन कैसे दोगे? तो उसके लिए एक कीवर्ड है जो पाइथन ने बना रखा है, उस कीवर्ड का नाम होता है क्या? DEF, डेफ। जैसे आप DEF लिखोगे, इसका मतलब खाली आप पाइथन को इंडिकेशन दे रहे हो। पता क्या इंडिकेशन दे रहे हो? कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं? फंक्शन बनाने जा रहा हूं। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। और वो इंडिकेशन क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि कल को क्लास बनाओगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई क्लास बनाना है कि फंक्शन बनाना है? तो ऑब्वियसली जब मल्टीपल चीजें होती तो क्या देना पड़ेगा? इंडिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली सबसे पहले अगर पाइथन में फंक्शन बनाना है, आपको लिखना है DEF, डेफ, राइट? तो DEF का मतलब क्या है? जस्ट टू गिव इंडिकेशन कि अपन क्या बनाना चाह रहे हैं? फंक्शन। उसके बाद सेकंड, अब देखो आराम से देखना, मान लो अभी अपन ने किसका फंक्शन बनाया था? एक्सेल डाउनलोड करने का, जिसके अंदर अपन ने बोला था बॉक्स के अंदर 500 लाइन का कोड है, और बॉक्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एक्सेल डाउनलोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मान लो कल को अपने को सेम प्रोजेक्ट में सपोज करो कि 50 बार क्या डाउनलोड करवाना पड़ रहा है? पीडीएफ भी डाउनलोड करवाना पड़ रहा है, या 100 बार पीडीएफ डाउनलोड करवाना पड़ रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि हर बार लिखेंगे कोड को? नहीं, अपन क्या करेंगे, उसमें भी एक और बॉक्स बनाएंगे, फाइन, उसमें जो पीडीएफ वाला कोड लिख लेंगे, फाइन, और ये बॉक्स किसके लिए? पीडीएफ के लिए। तो आराम से देखना, मतलब कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कितने फंक्शन लिख सकते हो आप? मल्टीपल लिख सकते हो। जैसे कितने बॉक्स बना सकते हो? यहाँ पे बहुत सारे, एक्सेल के लिए एक अलग बॉक्स, पीडीएफ के लिए एक अलग बॉक्स, राइट? तो इसका मतलब अगर ये दोनों अलग अलग है तो आप पता कैसे करोगे? आपको एक्सेल वाले को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? आप पीडीएफ वाले को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? कुछ तो होना चाहिए ना। मान लो कि सपोज करो क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है, अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगा? ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक के पास क्या होता है? नाम होता है, राइट? तो यहां पर भी अगर एक से ज्यादा फंक्शन है, एक से ज्यादा बॉक्स है, किसी बॉक्स को मेरे को बुलाना है, कि मान लो पीडीएफ को बुलाना है या एक्सेल को बुलाना है, कैसे बुलाऊंगा? नाम के थ्रू। इसका मतलब हर एक फंक्शन के पास भी क्या होता है? नाम होता है। तो डेफ के बाद, डेफ से पाइथन को इंडिकेशन मिल गया कि आप क्या लिखना चाह रहे हो? फंक्शन। उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा? फंक्शन को नाम, ताकि आप उसको क्या कर सको? बुला सको। अगर नाम नहीं होगा तो फिर आप बुला नहीं पाओगे, क्योंकि आपको क्या पता कि आप एक्सेल बुलाना है या पीडीएफ बुलाना है, फिर दिक्कत होने वाली है। तो ऑब्वियसली अगला आपको देना पड़ेगा नाम। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्चुअली, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट अभी के लिए आप कुछ भी नाम दे दो। मान लो मैं मेरा नाम दे रहा हूं, तो सपोज मैंने ये नाम दिया, तो ये फंक्शन का नाम हो गया। जो भी आपको नाम देना है, मान लो पीडीएफ का देना होता तो मैं क्या देता यहाँ पे? पीडीएफ। एक्सेल का देना होता तो मैं क्या देता यहाँ पे? एक्सेल। जो भी नाम आपको देना है आप नाम दे सकते हो। उसके बाद अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, नाम ये हो गया, उसके बाद में ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज क्यों कर रहा हूं, उसका इंटेंशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए नाम के बाद आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है? पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, राइट? क्योंकि अभी मैं आपको बोलूंगा कि इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, तो आपको ये पता नहीं चलेगा आर्ग्यूमेंट क्या होता है। इवन आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ा होता है। अपन कम से कम एक दिन आर्ग्यूमेंट पे ही बात करेंगे, जहां पे एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, जिसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो फिलहाल के लिए आप ये मानो कि नाम के जस्ट बाद आपको क्या लिखने की रिक्वायरमेंट है? पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज। अभी इसका इंटेंशन क्या है वो बाद में देखेंगे अपन। उसके बाद अगर मान लो आप सी लैंग्वेज या आप जावा के साथ थोड़ा बहुत आपने देखा है, तो क्या लगाते हैं अपन? करली ब्रैकेट। जगह जगह पे अपन क्या लगाते हैं? करली ब्रैकेट। बट पाइथन में करली ब्रैकेट नहीं होता। पाइथन में करली ब्रैकेट की जगह आपको क्या लगाने की रिक्वायरमेंट है? तो पाइथन में करली ब्रैकेट की जगह आपको लगाने की रिक्वायरमेंट है कॉलम। मैंने क्या लगाया? कॉलम। ओके, अब ये हो गया फंक्शन। अब इसके अंदर जो भी कोड लिखना है, जैसे इस बॉक्स के अंदर कौन सा कोड है? 500 लाइन का एक्सेल वाला। इस बॉक्स के अंदर कौन सा कोड है? जो भी कितने लाइन का पीडीएफ वाला। जो भी आपको कोड लिखना है वो अब इसके अंदर लिखने की रिक्वायरमेंट है। मान लो एक बार के लिए मैं ऐसे ही कोड लिखता हूं, प्रिंट कुछ भी कोड लिखता हूं, सपोज करो यहाँ पे लिखता हूं मैं कुछ भी। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, पाइथन में अगर आपको कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है? प्रिंट फंक्शन। इस प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखोगे ना, वो आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, राइट? तो जैसे मैं इसमें लिखता हूं कोड प्लानेट, फाइन। अब देखिए आराम से देखना, थोड़ा अपन बहुत बेटर तरीके से इसको रिलेट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं अगर मान लो इसको चलाता हूं, राइट? मैं अगर इसको चलाता हूं, सपोज करो इस वाले पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो अभी आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? कोड प्लानेट, राइट? एक बार के लिए इसको चला के मैं आपको दिखाता हूं, देखते आउटपुट क्या आता है, राइट? तो कैसे चलाना है अभी वो
देखने की रिक्वायरमेंट नहीं आपको, अभी जस्ट आप खाली आउटपुट देखिए, बाकी मैं कैसे चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो अभी आपको नहीं देखना है, राइट। ओके, यहाँ पे अपन थोड़ा इसको चला के देखते हैं, एक बार आउटपुट देखते हैं खाली कि आउटपुट क्या आएगा। तो मैं चलाता हूँ इसको, चलाने के लिए क्या सिंटेक्स होता है वो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैंने चलाया कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, दिस इज एम्प्टी, राइट, क्योंकि फंक्शन की दुनिया में अभी जस्ट अपन ने कुछ चीज को बोला था, ये आपने बॉक्स बना लिया, फंक्शन बना लिया, लेकिन वो बॉक्स कब चलेगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी जरूरत होगी तो आप इस बॉक्स को क्या करने वाले हो, बुलाने वाले हो। जब आप इस बॉक्स को बुलाओगे तब ये बॉक्स चलने वाला है, मतलब जब आप इस फंक्शन को बुलाओगे तब ये फंक्शन क्या करने वाला है, चलने वाला है। तो बिना बुलाए फंक्शन नहीं चलता, एक्चुअली बुलाने को बोलते हैं कॉल करना, तो बिना कॉल किए फंक्शन नहीं चलता। फंक्शन को आपको अगर चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कैसे कॉल करोगे आप इसको, वो मैं आपको बताता हूं। एक बार मैं क्विकली वापस से अगर आपको गो थ्रू कराऊं, यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये क्या है, एक कीवर्ड है जो कि क्या करने के काम आएगा, इंडिकेशन देने के काम आएगा कि अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, फंक्शन। ओके, ये क्या है, फंक्शन का नाम, क्योंकि एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, तो किसको बुलाना है तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, तो आपको नाम देना पड़ेगा। ये अभी के लिए मैंने बोला ऐसे पैरेंथेसिस छोड़िए, और बाकी आपको कॉलन लगाना है। अब इसके अंदर जो भी आपको कोड लिखना है वो कोड आपको लिखना है। अभी मैंने पाइथन में अगर आपको प्रिंट करवाना है तो क्या लिख सकते हो आप, प्रिंट, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो स्क्रीन पे क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है। अब आराम से देखना, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कॉल कैसे करना है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था बॉक्स कॉल करने के लिए कितनी लाइन का कोड लगता है, एक लाइन का, राइट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था बॉक्स कॉल करने के लिए एक लाइन का कोड लगता है। तो वो एक लाइन का कोड कौन सा है, बॉक्स का नाम, किसको बुलाना है, नाम क्या है, CSD, और ये इसमें भी आगे पैरेंथेसिस आपको लगाने पड़ेंगे। जब आप बना रहे हो तब भी पैरेंथेसिस लगाने, जब आप कॉल कर रहे हो तब भी पैरेंथेसिस लगाने। इस पैरेंथेसिस का मतलब क्या है वो अपन बाद में समझेंगे, अभी के लिए आप ये मानो के लगाने। अब देखो, अब ये चलने वाला है, और अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको कोड प्लैनेट दिखने वाला है, जस्ट ऑब्जर्व हियर, क्या दिख रहा है आपको, कोड प्लैनेट। अब आराम से देखना यहाँ पे ये क्या हो रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को इसको समझना है, देखो पूरा फ्लो समझना, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा, इवन मैं आपको हाईएस्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप बहुत इजीली फिगर आउट कर पाओगे, क्योंकि खाली फ्लो पे डिपेंड करता है। तो आप फ्लो पकड़ने की ट्राई करिए, एक भी चीज आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, जस्ट ऑब्जर्व। जैसे ही पाइथन इस लाइन को एनकाउंटर करेगा, पाइथन को पता चलेगा CSD नाम का एक क्या बना रहा है, फंक्शन। तो यहां तक फंक्शन बन गया, ये लाइन एम्प्टी ऐसे ही मैंने छोड़ रखा है ताकि आपको अच्छा दिखे, बाकी आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैंने छोड़ रखा बीच में। तो ये लाइन एम्प्टी है। उसके बाद जैसे आप ऐसा लिखते हो, पाइथन क्या बोलेगा, यहां से क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो कंट्रोल कहां पे जाएगा, उस फंक्शन के पास, कंट्रोल गया उस फंक्शन के पास, अंदर आएगा तो अंदर क्या प्रिंट करवा रहे हो, कोड प्लैनेट, तो आपके स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कोड प्लैनेट। उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म, क्योंकि इसके अंदर एक ही लाइन का कोड था। जैसे ये खत्म हो गया, वापस से जहां से गए थे वहां पे आ जाओगे, वापस से जहां से गए थे उल्टा यहाँ पे आ गए। अब इसके नीचे कोई कोड है नहीं, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है, खत्म। ओनली आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा आपको, कोड प्लैनेट। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके स्क्रीन पे, तो ओनली आपको क्या दिख रहा है, कोड प्लैनेट, राइट। चलिए थोड़ा सा और अपन मिक्सअप करेंगे, यू सो दैट पूरा तरीके से क्लियर होगा। मैंने आपको बोला था फंक्शन की अच्छी बात पता है क्या होती है, जितनी बार आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे वहां पे अपने को एक्सेल की कितनी बार रिक्वायरमेंट थी, 50 बार, तो अपन ने कितनी बार बॉक्स को बुलाया था, 50 बार। यहाँ पे सपोज करिए मेरे को एक बार और रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल है, एक बार और बुलाना है, सेम नाम, किसको बुलाना है, CSD को, एंड पैरेंथेसिस। अब देखिए आउटपुट क्या होने वाला है। अब देखो पहले अपन फिगर आउट करते हैं, अपन फ्लो देखते हैं, उसके बाद आउटपुट तो वही आने वाला है। पाइथन आएगा पहली लाइन के पास, पाइथन को इंडिकेशन मिलेगा CSD नाम का क्या बनने वाला है, फंक्शन बनाना है मेरे को, ठीक है। उसके बाद ये ठीक है, ये लाइन ठीक है, ओके। अभी चलेगा नहीं, ये खाली बनेगा, क्योंकि फंक्शन चलता कब है, जब उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अभी तो खाली बना है। अब पाइथन आएगा चौथी लाइन के पास, यहां से क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, कंट्रोल जाएगा इसके पास, कॉल हो रहा है, अंदर आएगा, क्या प्रिंट होगा, ये चलेगा, तो अंदर एक लाइन क्या प्रिंट करवा रहा है, कोड प्लैनेट। उसके बाद एक लाइन का ही कोड था, फंक्शन खत्म हो गया, उल्टा वापस आ जाओ जहां से गए थे, खत्म होने पे उल्टा आ जाओ वापस यहाँ पे। अब नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन मतलब एक बार फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, तो एक बार फिर से फंक्शन के पास जाएगा, इसके अंदर एक लाइन जो लिखा हुआ वो चलेगा, कोड प्लैनेट। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, तो जैसे गए थे वैसे उल्टा वापस आ जाओ,
इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। इस बार आपकी स्क्रीन पे आपको कोड प्लानेट कितनी बार दिखेगा? 2 बार। जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो खाली एक बार आप फ्लो देखिए, उसके बाद कितनी भी तरीके से मैं घुमाऊंगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 2 बार कोड प्लानेट दिख रहा है। अब चलिए एक चीज और रियलाइज करने की ट्राई करते हैं यहां से। पता है क्या? देखिए सपोज अब ये मानो, अभी तो खाली एक लाइन का कोड लिखा मैंने आपको समझाने के लिए, बट ये मानो कि ये पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड होता है, इसके अंदर कितनी लाइन, ये पीडीएफ डाउनलोड करने का फंक्शन होता और इसके अंदर कितनी लाइन का कोड होता? 500 लाइन का कोड। तो आपने 500 लाइन का कोड कितनी बार लिखा? एक बार। और कितनी बार इसको कॉल कर रहे हो, यूज कर रहे हो? 2 बार। 2 बार और 50 बार चाहिए तो आप 50 बार भी कर सकते हो। किसी चीज को एक बार लिखना और बार बार यूज करना, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? रीयूजेबिलिटी। रीयूज करना बार बार, एक ही चीज को बार बार क्या कर रहे हैं अपन? रीयूज कर रहे हैं। जैसे अगर यहां से अपन जानने की ट्राई करेंगे, जो भी अपन ने यहाँ पे वो डायग्राम बनाया था, आप यहाँ पे देखोगे एक बार इस बॉक्स को लिखा है, कितनी बार इसको यूज कर रहे हैं? 50 बार। यहाँ पे अलग अलग टाइम 50 बार बॉक्स को लिखा है। तो ऑब्वियसली एक और एडवांटेज आप फंक्शन की टैली में एड ऑन कर सकते हो। फंक्शन से अपने को क्या मिलता है? रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब एक ही चीज को अपन बार बार क्या कर सकते हैं? रीयूज। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कोड है जो बार बार आपको यूज करना है, तो उस कोड को किसमें डाल सकते हो? फंक्शन में। तो आप इस तरीके से भी फंक्शन की डेफिनेशन एक और बना सकते हो। लेकिन डेफिनेशन जितना आप फील करोगे उतनी डेफिनेशन बनती जाएगी। जैसे एक इतना बड़ा मैंने वहां पे बताया था, अब यहाँ पे भी बता सकते हो एक और चीज। If there is a code which we want to reuse, then we can club that code inside a function. That is a simple thing. अब इस तरीके से भी कर सकते हो कि अपने पास अगर कोई ऐसा कोड है जिसको अपने को बार बार यूज करना है, तो वो कोड अपन किस में डाल सकते हैं? फंक्शन में डाल सकते हैं। बहुत ही बेसिक है, राइट? तो ऑब्वियसली तो इस तरीके से किया करो एक्चुअली, कि जब आपको जरूरत पड़े तो चीजों को समझो, ऑटोमेटिक वो चीजें आपकी मेमोरी में सेव होने वाली, जिसको बार बार आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आपको जैसे यहाँ से सामने दिख रहा है, एक बार लिखा, 2 बार कॉल किया, इसका मतलब बार बार यूज कर रहे हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको? रीयूजेबिलिटी, राइट? अब जैसे एक और चीज मैं आपको करता हूं, एक और चीज जो पाइथन में सुपर इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। जिसे पाइथन को ये कैसे पता चल रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लाइन फंक्शन के अंदर है, बाकी ये लाइन फंक्शन के बाहर है, ये कैसे पता चल रहा है? तो पाइथन में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, राइट? आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ये यहां से जो स्टार्ट होगा ना, वो इस फंक्शन के अंदर होगा। यहां से जो स्टार्ट होगा, तो देखिए ये लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन किसके अंदर है? इस फंक्शन के अंदर। जैसे एक और लाइन मेरे को इस फंक्शन के अंदर डालनी थी, तो मेरे को उस लाइन को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इस जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा। आराम से देखना, यहाँ पे मान लो मेरे को एक और लाइन इसके अंदर डालनी है, ऑब्जर्व हियर कोड प्लानेट, और एक और लाइन मान लो मेरे को इसके अंदर डालनी, देखो प्रिंट टेक्नोलॉजीज। तो नोटिस आपने एक चीज की होगी, मैंने यहां से एंटर किया तो सीधा यहीं पे आया कर्सर। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कोई एडिटर यूज कर रहा हूं। अभी एडिटर क्या होता है कि आपको डाउनलोड क्या इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है, बाद में देखेंगे अपन। लेकिन यहां से ये पता आपको होना चाहिए कि पाइथन को ये कैसे पता चल रहा है कि ये 2 लाइन ही इस फंक्शन के अंदर है। जो भी लाइन यहां से स्टार्ट होगी वो इस फंक्शन के अंदर है, और जो भी इस कॉर्नर से स्टार्ट होगी वो फंक्शन के बाहर है। तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। आगे चल के देखेंगे, डोंट वरी। बट अभी देखो, जैसे देखो अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा, क्या आउटपुट आएगा? देखो पहली बार यहां से अभी फंक्शन बन रहा है खाली, ठीक है, अभी फंक्शन बन रहा है, ये चलेगा नहीं। यहां से जैसे आपने कॉल किया, ये फंक्शन चलेगा। जैसे फंक्शन चलेगा, पहले क्या प्रिंट होने वाला है? कोड प्लानेट। अगली लाइन पे क्या प्रिंट होने वाला है? टेक्नोलॉजीज। ओके, उसके बाद ये खत्म, खत्म तो वापस उल्टा यहाँ पे आ जाओ। अगली लाइन ये वाले, यहां से जाओ वापस इसके पास, हाँ वापस से क्या प्रिंट होने वाला है? कोड प्लानेट। वापस से क्या प्रिंट होने वाला है? टेक्नोलॉजीज। उसके बाद ये खत्म, उल्टा वापस यहाँ पे। क्या नीचे कोई लाइन है? नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। आउटपुट कोड प्लानेट टेक्नोलॉजीज, कोड प्लानेट टेक्नोलॉजीज। एक बार चला के देखते हैं वेदर ऐसा होता है या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व, कोड प्लानेट टेक्नोलॉजीज, कोड प्लानेट टेक्नोलॉजीज, राइट? सो जस्ट खाली आप फ्लो देखिए, अभी जस्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बट बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपको फ्लो पता तो सारा कुछ इसी के अराउंड घूमने वाला है, बहुत इजीली आप एक एक क्वेश्चन को एनकाउंटर कर पाओगे। अब जैसे देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको मान लो एक और फंक्शन लिखना है, राइट? आप कैसे लिखोगे? बोलो एक और फंक्शन लिखना है तो पहले तो इंडिकेशन की मेरे को फंक्शन लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम,
लेट्स से इस बार नाम देते CSD1, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कॉलन, अब अंदर जो लिखना वो लिखो। मान लो इसके अंदर अपन लिखते हैं टेक्नोलॉजीज। तो नाम देना इंपॉर्टेंट क्यों, अब पता चलेगा आपको। कितने फंक्शन है यहाँ पे, 2 फंक्शन है। अभी जैसे आउटपुट क्या आएगा अगर आप बताओ तो मेरे को, क्या आउटपुट आएगा इस केस में। ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे मैं ये स्पेस बीच में ऐसे ही दे रहा हूँ, आप चाहो तो यही से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जस्ट मैं आपको थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए, अब जैसे देखो यहाँ पे अगर यहाँ से फंक्शन बना, ठीक है, बना, कॉल नहीं होगा क्योंकि जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक फंक्शन बना कॉल नहीं होगा। ये एम्प्टी लाइन, यहां से फंक्शन आपका कॉल हो रहा है। चलिए CSD के पास, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कोड प्लैनेट, उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म, वापस से उल्टा आ जाइए यहाँ पे। अगला वापस से यही कॉल होगा, क्या प्रिंट होगा, कोड प्लैनेट, खत्म, वापस आ जाइए यहाँ पे। उसके बाद प्रोग्राम खत्म। कितनी बार कोड प्लैनेट प्रिंट होगा, 2 बार, क्योंकि दोनों बार अपन किसको कॉल कर रहे हैं, CSD फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे वेदर ऐसा होता है या नहीं। तो दोनों बार क्या आ रहा है, कोड प्लैनेट। अब जैसे मान लो मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ पे CSD1 कर दिया, इस बार आउटपुट क्या होगा, तो इस बार कुछ इस तरीके से चलेगा, यहां से बना, ठीक है, ये तो भी बन रहा है, अभी चलेगा नहीं। अभी यहाँ पे जैसे आएगा CSD1 कॉल होगा, तो पहले CSD1 कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा, टेक्नोलॉजीज, ओके। उसके बाद ये खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, यहां से कौन कॉल होगा, CSD, क्या प्रिंट होगा, कोड प्लैनेट, खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे, नीचे कुछ है नहीं, प्रोग्राम खत्म, तो आउटपुट क्या है, टेक्नोलॉजीज और कोड प्लैनेट। एक बार चला के देखते हैं ऐसा कुछ होता है या नहीं, एंड डेफिनेटली यही आउटपुट आपको दिखेगा यहाँ पे, कंसोल एंड you'll see टेक्नोलॉजीज एंड कोड प्लैनेट। तो देखिए नाम की इंपॉर्टेंस ये है कि आप कैसे पता करोगे कि इसको कॉल करना है या इसको कॉल करना है, नाम देख। मान लो ये PDF का होता है, ये एक्सेल का होता, तो आपको PDF करना है तो उसका नाम, एक्सेल करना है तो उसका नाम। इसीलिए कीवर्ड इंडिकेशन देने के बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या होगा, फंक्शन का नाम, राइट। चलिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनको अपने को फिगर आउट करना है, डोंट वरी, ये सारी चीजें अपन लिखेंगे भी सही, बट अभी खाली मैंने आपको आइडिया दिया थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस में। प्रैक्टिकली अपन एक एक स्टेप को देखेंगे और अपन इसको सी से कंपेयर करेंगे, कितने तरीके के क्वेश्चन रीच हो सकते हैं, खास करके फ्रेशर और एक्सपीरियंस लेवल पे अपन एक एक क्वेश्चन को एनकाउंटर करेंगे। बट देन मुझे लगता है कि जस्ट एक दिन का सेशन है, आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट और अपन थ्रू आउट द एंटायर इस जर्नी किस तरीके से अपन लर्न करने वाले चीजों को, राइट। तो चलिए रोकते अपन सेशन को यहाँ पे, मुझे लगता है कल अपन कंटिन्यू करेंगे यहीं से और प्रैक्टिकल स्टेप देखेंगे, फंक्शन पे बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। मीनवाइल कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी इशू हो, नॉन टेक्निकल टेक्निकल, आप इस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन अगर आप थोड़ा बहुत चलाने की ट्राई करो, वैसे अभी तो इनिशियल डे है, मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा क्या इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आप चलाने की ट्राई करो और आपको कुछ भी डाउट है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि 10 डेज के ओपन सेशन चल रहे तो आपका कोई डाउट आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते या व्हाटएवर, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप अगर ऑफलाइन आ रहे तो डायरेक्ट सेशन के बाद भी पूछ सकते हो, ऑनलाइन आ रहे तो आप इस नंबर पे अपना डाउट व्हाट्सएप कर सकते हो, इवन ऑफलाइन वाले भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। और इवन कुछ भी इशू है आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। सो दैट्स अ सीन, मिलते हैं अपन कल, और कुछ डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन गाइस, थैंक यू।